महंगाई को लेकर अब अखिलेश ने भी सरकार का घेराव किया है। आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी, इलाज, सफर, सब पर जीएसटी की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया अर्थ अब सामने आया है। करके जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। मानसून सत्र भी शुरू हुआ तो वहाँ सदन में घेरेंगे, संसद में घेरेगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी सरकार को घेरेगी। सर गाड़ी वापस आएगी नहीं? सर गाड़ी आएगी नहीं? तो अखिलेश यादव यहां जिस तरीके से बढ़ती महंगाई पर उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गई सारी तनख्वाह, और कुमार विक्रांत इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष रणनीति के तहत ओम प्रकाश राजभर की चर्चा करें। उससे पहले एक बार फिर से सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। कभी कहते हैं कि आपको वो मौका दे रहे हैं, दूसरी बार कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव उनका साथ छोड़ देंगे तो बीएसपी के साथ चले जाएंगे। वो ये पार्टियां जिनको जो फैसला लेना है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से नहीं हटने वाली। और लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें, लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते। तो ये मान लिया जाए कि आपने ओम प्रकाश राजभर को स्वतंत्र कर दिया है कि स्वतंत्र विचार अपना रखें और अरे भाई, आप पत्रकारिता कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हो? नहीं, ओम प्रकाश आप पत्रकारिता कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हो? आपको लेकर के कमेंट कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ये इसलिए मैं नहीं ऐसा हो रहा है जब बीजेपी मुद्दों से हार जाती है। मान लीजिए कन्नौज में डीएम-एसपी हटाना पड़ा इन्हें, जिसने दंगा कराया वो बीजेपी का विधायक है, बीजेपी की विधायक है, महिला है, उसी का चाहता, उसी का करीबी आदमी जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि कन्नौज में दंगा कराने वाला कोई है तो बीजेपी का विधायक है। क्या आप ये सवाल पूछ सकते हो? जब आज हम राष्ट्रपति का मतदान करने जा रहे हैं, बीजेपी को अपना डीएम-एसपी हटाना पड़ा। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, एक तो जीएसटी का नया फुल फॉर्म बताया उन्होंने, गई सारी तनख्वाह। इससे पहले राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहते हुए हमला बोला था, और जिस तरह से रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ाए गए उस पर हमला बोलते हुए वो नजर आए। राहुल देव जी, किस तरह से आप देखेंगे अखिलेश यादव? मुझे लगता है ये राष्ट्रपति चुनाव जो चल रहे हैं, जो मतदान हो रहा है, उसको लेकर सवाल पूछा जा रहा था। ये जो फैसला सामने आया है ना ओम प्रकाश राजभर का और खुद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का कि वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सवाल का जवाब देना क्या वाकई अखिलेश यादव के लिए इस वक्त मुश्किल साबित हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी जो हाल में जो उपचुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव दिखाई ही नहीं दिए कहीं, और उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और उनकी जो हार हुई है, जो अपनी सीटें उन्होंने खोई हैं, तो उसमें उनकी भूमिका क्या रही, इस पर सवाल तो उठेंगे, और पार्टी के अंदर भी उठेंगे, बाहर भी उठेंगे, और प्रेस में भी उठेंगे। अखिलेश यादव के साथ समस्या ये है कि वो इनके जैसे लोग ये जब लोहिया की बात करें या कांग्रेस वाले गांधी की बात करें तो हंसी आने लगती है। ये राजाओं की तरह रहने वाले लोग जो समाजवाद की बात करते हैं, लोहिया की बात दूसरे मुंह से करते हैं, ये किस मुंह से बात करते हैं? लेकिन राहुल सर, इसमें आप ओम प्रकाश राजभर पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन टाइप नहीं बन चुके हैं? वो बात करते रहे पूरे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी ने कैसे देश के दलितों, पिछड़ों और जिस समाज की वो जिस नुमाइंदगी करते हैं, जिस समाज की वो बात करते हैं, उसके खिलाफ किस तरह बीजेपी ने धोखा दिया। आज उसी बीजेपी के कैंडिडेट को वो समर्थन दे रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग क्या नॉन सीरियस एलिमेंट नहीं बन रहे हैं पॉलिटिक्स में? राहुल जी। मैं सवाल आपका पूरा सुन नहीं पाया गौरव, लेकिन मेरा सवाल था, ओम प्रकाश राजभर पूरे विधानसभा चुनाव में, जब ये चुनाव चल रहा था यूपी का, बीजेपी के खिलाफ पूरी कैंपेनिंग की अखिलेश यादव के साथ। आज तुरंत उसके बाद वो पलट गए और राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया। तो ओम प्रकाश राजभर लोग जो चुनाव दर चुनाव अपना पाला बदल रहे हैं, क्या एक नॉन सीरियस एलिमेंट नहीं बन रहे हैं पॉलिटिक्स में? देखिए, इन दोनों ही तथाकथित युवा नेताओं के लिए ये बात कही जा सकती है। दोनों कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं, बातें करते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। माननीय राहुल गांधी जी हर 1 महीने या 2 महीने बाद उनको यूरोप जाना अनिवार्य होता है, क्यों देश नहीं जानता।
और जब उनकी ज़रूरत होती है उनकी अपनी पार्टी को, देश की राजनीति को और विपक्ष को ज़रूरत होती है, तब वो होते नहीं वहाँ पर, अचानक आते हैं। लेकिन राहुल जी, अगर आप यहाँ पर देखें, राहुल गांधी हर बार ये सवाल उठाते आए हैं और ये कहते हुए सरकार पर तंज कसते हैं कि बस सवाल मत पूछो, क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आंकड़ों के जरिए अगर आप उनकी टाइमलाइन देखेंगे तो फैक्ट्स के साथ, आंकड़ों के साथ वो ये जाहिर करने की कोशिश कर चुके हैं कि सरकार किसी तरीके से सीरियसली जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं ले रही, सिर्फ उपयोग कर रही है एजेंसीज का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए और एक्शन लेने के लिए, जिसमें मैं जिक्र करूंगी ईडी की कार्रवाई का भी। राहुल जी, मुझे दिक्कत उधर से आवाज आने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, राहुल जी को आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। समीर, आप ये सवाल पूछ लेंगे। रामकृपाल जी इसका उत्तर दे दें तो अच्छा होगा। रामकृपाल जी, सरकारी एजेंसियों को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है, ईडी को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है और यह मुद्दा भी इस बार बहुत ज्यादा जोर शोर से उठने वाला है। देखिए, मेरा ये कहना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि विपक्ष के आरोप में दम है या नहीं दम है, मैं ये नहीं कहता। सवाल इस बात का है कि आप पत्रकारों को बता करके या समझा करके क्या करेंगे। पत्रकारों के वोट से तो कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, न जा सकती है। समझाना तो जनता को पड़ता है। और बार बार आपके आरोप में, आपके तथ्यों में इतना दम है, इतनी सच्चाई है, तो कहाँ फॉल्ट है? फॉल्ट लाइन कहाँ है? कम्युनिकेशन गैप है क्या? क्यों नहीं जनता को आप समझा पाते हैं कि ये सरकार निकम्मी है, बहुत खराब है? तो राहुल जी का जो पूरा प्रयास होता है वो मीडिया तक ही सीमित है। कहीं भी आप देखिए, ये तो मान सकते हैं कि 14 में गफलत हो गई, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि 14 में गफलत हो गई, 17 में गफलत हो गई, 19 में हो गई, अब तो आगे सामने 24 वाला आने वाला है, या आज 22 में राष्ट्रपति का चुनाव है जी। तो बार बार जो ये होता है, मेरा ये कहना होता है कि देखिए, क्रिटिसाइज आप कीजिए, लेकिन हमेशा पॉलिटिकल नैरेटिव, रिएक्टिव पॉलिटिक्स कोई विकल्प नहीं दे सकती। रिएक्टिव पॉलिटिक्स आपका दिल ठंडा कर सकती है, लेकिन अगर आप कोई बड़ी लकीर लेकर के आए, एक बड़ा विकल्प खींचे कि मेरा भारत का नक्शा ये है, तो आप आर्किटेक्ट तो बन जाते हैं, बिल्डिंग आपको बनाना नहीं आता। ठीक है रामकृपाल जी, आपके हिसाब से यानी दिक्कत यहां पर हो रही है, जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, अभी महंगाई पर राहत के कोई आसार नहीं है।